नमस्कार। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा निकाय चुनाव पर बड़ी लाइन खींच दी। प्रधानमंत्री ने कहा, त्रिपुरा की जीत वहां के लोगों का क्लियर मैसेज है कि उनको सुशासन की राजनीति पर विश्वास है। त्रिपुरा में यूं तो लोकल बॉडी इलेक्शन था, लेकिन इसके नतीजे का ममता बनर्जी और कुछ मौलानाओं को खास इंतजार था, क्योंकि अगर उनका त्रिपुरा प्रयोग सफल होता तो देश भर में, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत कुछ होता। पिछले 15 दिनों में त्रिपुरा को देश की सबसे बड़ी हेडलाइन बनाने की पूरी कोशिश की गई। बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता बनर्जी ने मोर्चा खोला। महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, जो पत्थरबाजी हुई, जो आग लगाई गई, उसके पीछे रजा एकेडमी ने त्रिपुरा त्रिपुरा चिल्लाया। यूपी में जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे मौलाना त्रिपुरा का ही नारा दे रहे हैं। त्रिपुरा में हिंदुत्व आतंकवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और जिस तरीके से मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू आतंकवादियों पर, चाहे वो मॉब लिंचिंग की शक्ल में हत्याएं कर रहे हो या फिर झुंड के झुंड जैसे सुअरों का झुंड आता है और किसी एक निहत्थे को देखकर, दाढ़ी और टोपी देखकर हमला कर देता है, तो उन आतंकियों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और उत्तर प्रदेश के हालात तो आपको सामने हैं कि कहीं पर भी किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका नतीजा जनाब ये निकला कि अब हिंदुत्व आतंकी तंजीमों के, संगठनों के हौसले इतने बुलंद हो गए। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इलेक्शन में जब तक के दंगे फसाद नहीं होंगे, आप समझ सकते हैं कि एक खास पार्टी को फायदा नहीं मिलेगा। और किसको फायदा मिलेगा इसका मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आप भी काफी होशियार हो चुके हैं खबरें देख देख कर। यूपी में मौलाना नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक से चिल्ला चिल्ला कर त्रिपुरा की फेक न्यूज को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मजहबी न्यूज बनाई जा रही है, ताकि इसका सीधा इंपैक्ट यूपी इलेक्शन पर पड़े। सोच क्लियर है, प्रयोग शुरू है। आज चार तरफ त्रिपुरा का वाकया आप देख रहे हैं। मसाजिद को वहां जलाया जा रहा है, मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। उनका जुर्म क्या है? ये जालिम हुक्मरान जो हुकूमत की कुर्सियों पर, जो ओहदों की कुर्सियों पर ये जालिम जो बैठे हुए हैं, जो हुकूमत के नशे में चूर है, मदहोश है, पागल है, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। इंसानियत का गला घूटा जा रहा है। पहले ममता ने त्रिपुरा पर सियासत शुरू की, फिर रजा एकेडमी ने त्रिपुरा को धार्मिक रंग दिया और अब यूपी के मौलाना त्रिपुरा त्रिपुरा कर रहे हैं। सबका एक ही मोटिव है, त्रिपुरा के नाम पर अपने अपने सपने पूरा करना। महाराष्ट्र में 12 नवंबर को प्लान तरीके से त्रिपुरा का नारा देकर दंगे आयोजित किए गए। 13 नवंबर को भी महाराष्ट्र का अमरावती जलता रहा। इसके पीछे रजा एकेडमी का नाम आया। रजा एकेडमी ने सोशल मीडिया में त्रिपुरा को मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया, जो त्रिपुरा में हुआ ही नहीं था। उसके नाम पर महाराष्ट्र में लोगों को भड़काया, वीडियो रिकॉर्ड करके भड़काऊ मैसेज वायरल करवाए। बीएचपी की रैली में सरेआम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी, मुसलमानों पर जुल्म व ज़्यादती, मसाजिद को नजर आतश करना, कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ रजा एकेडमी ने 12 नवंबर बरोज जुमा को रजाकाराना तौर पर बंद का ऐलान किया है। 12 और 13 नवंबर को महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उसके पीछे रजा एकेडमी का नाम आया। रजा एकेडमी और उससे जुड़े हुए कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ था, उसके पीछे त्रिपुरा की घटना को बताया गया था। त्रिपुरा की फेक न्यूज़ की तस्वीरें महाराष्ट्र भर में वायरल की गई। उसके पीछे एक खास मकसद था। मकसद ये था कि पॉलिटिकल और मजहब के नाम पर अपनी ताकत दिखानी थी। पुलिस हर एक मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है, लेकिन इतना तो साफ है कि त्रिपुरा के नाम पर महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ था, वो एक सहयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग था। महाराष्ट्र दंगे ने त्रिपुरा को नेशनल और इंटरनेशनल डिबेट का हिस्सा बना दिया, लेकिन मकसद इससे बहुत आगे का था। प्रोजेक्ट त्रिपुरा का अगला चैप्टर दिल्ली था, जहां पर दंगा या प्रदर्शन नहीं करना था, बल्कि यहां से एक इमेज, एक एजेंडे को पूरे देश में फैलाना था कि त्रिपुरा में बहुत कुछ गलत हुआ है, हो रहा है, और अगर बीजेपी सरकार रही तो आगे भी ऐसा होता रहेगा।
ये काम ममता बनर्जी के इशारों पर हो रहा था, क्योंकि टीएमसी का टारगेट त्रिपुरा का नगरपालिका चुनाव था, जिसके जरिए वो त्रिपुरा में एंट्री करना चाहती थी। त्रिपुरा में स्वस्थ और निष्पक्ष नगरपालिका चुनाव करने के मुद्दे पर टीएमसी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। चुनाव के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया, अदालत की निगरानी वाले पैनल से जांच की मांग की। त्रिपुरा नगर निकाय चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हिंसा करने का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा की जांच अदालत की निगरानी वाली समिति से कराने की मांग की थी। टीएमसी के वकील ने कोर्ट को बताया था कि त्रिपुरा निकाय चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया गया और यहां तक कि उम्मीदवारों को भी वोट नहीं करने दिया गया। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने तक की मांग कर डाली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिया था कि बूथों पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए और मतगणना होने तक बैलेट बॉक्स की निगरानी के लिए भी बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पश्चिम बंगाल में त्रिपुरा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। बंगाल पुलिस ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के ओएसडी संजय मिश्रा को तलब किया। 25 नवंबर को पेश होने का फरमान तक जारी कर दिया। जब ममता बनर्जी दिल्ली आई तो त्रिपुरा की बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई भी दिल्ली पहुंच गई। ममता बनर्जी के सांसदों ने त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमों को लेकर, उनकी गिरफ्तारी को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह के घर जाकर मुलाकात की, धरना दिया, हंगामा किया। हालांकि इसमें ममता बनर्जी खुद शामिल नहीं हुई। दीदी का दिल्ली आना पहले से तय था, लेकिन त्रिपुरा लोकल इलेक्शन का मुद्दा अब नेशनल बनता जा रहा था। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से पहले ही अपना एजेंडा त्रिपुरा जरूर क्लियर कर दिया था। What MPs are raising their voice against of the atrocities of Tripura? It is not only the Trinamool Congress. No media is allowed. No individual person is allowed. What is going on in UP? Tripura, same thing is going on. Tripura, UP, Assam, and so many places. This is very unfortunate things. This is the government, they are not listening even the Supreme Court judgment, their instruction, their guidelines. We appeal, I think our party also appealed for that. It is a contempt of court, I think contempt, it will be contempt. The Chief Minister himself is defying the Supreme Court verdict. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, लेकिन दीदी ने बात बंगाल से ज्यादा त्रिपुरा पर की और ये खुद ममता ने बताया। मैं त्रिपुरा का एट्रोसिटीज लेके भी बताया प्राइम मिनिस्टर को, उनको जानकारी के लिए कि त्रिपुरा में जो वायलेंस हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। ऐसे इवन साउनी इज ए वेरी पॉपुलर स्टार, उसको भी 307 सब अटेम्प्ट टू मर्डर दिया। कोई प्रेस रिपोर्टर भी जाता है, उसको भी घर नहीं मिलता है, उसको भी रहने नहीं देता है, क्वारंटाइन में भेज देता है आरटीपीसीआर के नाम पे। ये बात हमको नहीं कहा। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शन में काउंटिंग को रुकवाने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस का कहना था कि त्रिपुरा के लोकल बॉडी इलेक्शन में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, लोगों को वोट डालने से रोका गया, लोगों को डराया गया। हालांकि जो तस्वीरें आई, जो आंकड़े आए, वो कुछ और बयां करते थे। 25 नवंबर को त्रिपुरा के 14 नगर निकायों के लिए वोट डाले गए। ममता बनर्जी की पार्टी ने कहा कि लोगों को वोट डालने से रोका गया, लेकिन वहां पर 81% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। अगरतला में कुछ इलाकों को छोड़कर बाकी सब जगह पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। टीएमसी ने पहले नगरपालिका चुनाव कराने पर रोक लगाने की कोशिश की, फिर वोट की गिनती भी रुकवाने का प्रयास किया। त्रिपुरा में लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले टीएमसी ने साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा के देखा, लेकिन जो नतीजा आया वो ममता के लिए, यूपी के मौलानाओं के लिए, महाराष्ट्र की रजा एकेडमी के लिए बहुत बड़ा झटका है। त्रिपुरा के नगर निगम के चुनावों में 334 सीटों में बीजेपी को 329 सीटें मिली। बीजेपी का जीत का प्रतिशत 98.5% रहा, जबकि टीएमसी को सिर्फ 1 सीट नसीब हुई। बीजेपी पहले ही 112 सीटें निर्विरोध जीत चुकी थी। बाकी की 222 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें से 217 बीजेपी के नाम रही। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने इस जीत को सच की जीत बताया, प्रधानमंत्री मोदी पर जनता के विश्वास की विजय बताया। त्रिपुरा नगर निगम में बीजेपी की प्रचंड जीत ने टीएमसी को बहुत बड़ा झटका दिया। पूरे चुनाव में विपक्ष को सिर्फ
5 सीट ही हासिल हो सकी है। लगभग सभी नगर निगम और नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी 100% सीटों पर विजय प्राप्त की है। 14 में से 11 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सभी की सभी सीटें भाजपा ने जीती हैं। 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कालिया शहर में 17 में से 16, पानीसागर में से 13 में से 12 और अंबासा में 15 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रवादी ताकतों की जीत है, विकासवादी सोच की जीत है, साथ ही यह विघटनकारी ताकतों और हिंसा की राजनीति करने वाले और त्रिपुरा का अपमान करने वालों को की करारी हार है और उनको एक सबक है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस चुनाव को किसके लिए सबक बता रहे हैं, यह समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नगर निगम चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरा जोर लगा दिया था, और जब हार मिली तो अभिषेक बनर्जी ने फिर त्रिपुरा में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। हालांकि वो इस बात से संतुष्ट दिखे या दिखाने की कोशिश की कि टीएमसी को चुनाव में 20% वोट मिले और वो विपक्ष का चेहरा बनी। वैसे इस चुनाव में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया, लेफ्ट को सिर्फ 3 सीटें मिली। त्रिपुरा में लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत यह बताती है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। वोट हिंदू मुसलमान पर पड़े हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि हिंदुत्व और हिंदुस्तान की थ्योरी जिस तरह से संघ अग्रेसिव तरीके से फ्लोट कर रहा है, उससे तो इशारा यही लगता है। टाइमिंग को भी समझिए, ये बातें तब सामने आ रही हैं जब हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस जैसा बताया गया। जिन्ना का जिक्र हुआ। यह बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्व प्लान को खुद संघ प्रमुख लीड कर रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर हिंदुत्व और हिंदुस्तान को लेकर कई ब्रेकिंग दी। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर भागवत के बयानों का मतलब समझ आएगा। हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। हिंदू और हिंदुस्तान के बीच रिश्ता क्या है, उसकी व्याख्या इस छोटी सी कविता में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताई। लेकिन यह नसीहत किसके लिए है, खुद संघ प्रमुख ने समझाया है। आगे सुनेंगे, उससे पहले यह सुनिए जिसमें मोहन भागवत ने बताया है कि भारत और हिंदू अलग क्यों नहीं हो सकते। तो हिंदू नहीं रहा तो भारत भारत नहीं रहा। किसी को भी देख लो जो अखंड भारत में था और आज नहीं है। और अपने देश में भी देख लो, कहां कहां गड़बड़ है, कहां कहां अस्थिरता है, कहां कहां देश की अखंडता एकात्मता को खतरा है, कहां कहां पर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं बड़ी तगड़ी है। आप देखेंगे हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया। इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भागवत जब ये बात कहते हैं तो बंटवारे का जिक्र करते हैं, खास तौर से उन मुसलमानों का जो धर्म के नाम पर बंटवारे के समर्थक थे। इसके पीछे तर्क वो ये देते हैं कि अंग्रेजों ने भले ही हिंदुओं के अस्तित्व को नहीं समझा, लेकिन मुसलमानों ने हिंदुओं के बिना हिंदुस्तान की कल्पना नहीं की। भारत छोड़ के हिंदुओं का इतिहास क्या लिखे, और हिंदू को छोड़ के भारत का इतिहास क्या लिखे? अंग्रेजों ने लिख डाला। क्या मिलता है उसमें? हम इतने सारे लोग यहां बैठे हैं, हमारे देश में अपने आप को जो हिंदू कहते हैं उनके सहित 15 पीढ़ी के पहले हमारे पूर्वज नहीं थे, ऐसा सबको लगेगा। ऐसा वो अंग्रेजों का लिखा इतिहास है, क्योंकि उसमें हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो भारत भी नहीं है। फिर यहां आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले किन से हुए पता नहीं, उधर से तो नहीं हुए और इधर नाम नहीं। ये दुविधा होती है, हिंदू के बिना भारत नहीं, भारत के बिना हिंदू नहीं। और इतिहास देखो, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। और क्या, भारत टूटा, अभी अभी टूटा। क्यों टूटा? पाकिस्तान हुआ। क्यों हुआ?
तो हम हिंदू इस भाव को भूल गए, वहां के मुसलमान भी भूल गए। और हिंदू अपने आप को मानने वाले की संख्या कम हो गई, ताकत कम हो गई। पहले ताकत कम हुई, फिर संख्या कम हुई, और इसलिए वो पाकिस्तान भारत नहीं रहा, हिंदुस्तान नहीं बना। कह सकते थे कि तुम अपने आप को हिंदुस्तान मत कहो, वेद हमारे यहां हुए, संस्कृत का व्याकरण हमारे यहां लिखा गया है, जिससे तुम्हारा हिंदू नाम तुम लगाते हो वो सिंधु हमारे यहां है। तुम हिंदू मत बनना, भारत मत बनना, हम बनेंगे, तुम दूसरा नाम ले लेना, ऐसा वो कह सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हिंदुस्तान कहेंगे तो भारत आएगा और भारत कहेंगे तो हिंदुस्तान आएगा, हम पाकिस्तान ठीक है। मोहन भागवत इतना हिंदू हिंदू क्यों कर रहे हैं? और पिछले कुछ दिनों से संघ हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान पर अगर अपना नैरेटिव इतने अग्रेसिव तरीके से पेश कर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? क्या इसका कोई इलेक्शन कनेक्शन है? क्योंकि इसकी टाइमिंग को भी आपको समझना होगा। संघ ने ये बातें तब शुरू की हैं जब यूपी के चुनाव में जिन्ना का जन्म हुआ, सलमान खुर्शीद का बयान सामने आया, हिंदुत्व की तुलना बोको हराम ISIS से की गई, तालिबान समर्थक बयान सामने आए, मुसलमान की राजनीति हावी हुई। अब अगर इसे सियासी चश्मे से देखें, जिस तरह से यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए कंडीशन नजर आ रही है, उस हिसाब से बीजेपी विकास के साथ साथ बड़ा फोकस हिंदुत्व की तरफ भी रखना चाहती है। और बीजेपी संघ को लगता है कि चला चलाया फॉर्मूला है, इसका फायदा मिल सकता है, जिसकी भूमिका संघ की तरफ से बनानी शुरू कर दी गई है। ऋषि ने हमारे संपूर्ण समाज को उस समय स्वयं कठोर परिश्रम करके तैयार किया। कितने लोग लगे होंगे? आज हम जिनको घुमंतु कहते हैं ना, ब्रिटिशों ने जिनको अपराधी करार दिया था और उसमें से कुछ को हमने उस बेड़ी से स्वतंत्रता के बाद मुक्त किया तो नोटिफाइड कहा। ये सारे के सारे घुमंतु लोग उस ऋषियों के अभियान के कार्यकर्ता है, जो एक एक झोपड़ी तक सरल शब्दों में आचरण लायक उपदेश के तत्वों से सबको शिक्षित करना, सबको मूर्तिमंत धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति बनाना। ये जो अभियान चला होगा अपने देश में, उसमें उसकी शारीरिक विधा का प्रचार करने वाले, उसकी जड़ी बूटी की विधा का प्रचार करने वाले, उसमें धातु शास्त्र का प्रचार, ऐसे ये सब घुमंतु लोग हैं। वो व्रतस्थ होकर, घर छोड़कर, जानबूझकर निकले समाज के स्वास्थ्य के लिए, समाज को ध्येय देने के लिए, समाज को जीवन का गौरव बोध देने के लिए। आज भी कर रहे हैं, आज भी। अब वो तो बोध रहा नहीं, लेकिन अपना काम करने के लिए निकलते तो पहले भगवान की पूजा करके निकलते, अपने अपने देवी देवता की। कितना बड़ा अभियान चला होगा। भारत के कारण वो भारत अपने स्व के साथ खड़ा हुआ, वो मूल है हिंदुत्व का। इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र है। और ये हिंदू भारत से अलग नहीं हो सकता, और ये भारत हिंदुओं से अलग हो नहीं सकता। यही तर्क है उसके पीछे। हिंदू हिंदुस्तान के इस थ्योरी से संघ दो फ्रंट पर काम कर रहा है, जिसे समझने की जरूरत है। संघ हिंदू हिंदुस्तान की बात कर 80% हिंदुओं को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि जो हिंदू की बात करने वाला है वही असली हिंदुस्तानी है। समझ सकते हैं कि बात सीधे बीजेपी की ओर हो रही है। और दूसरी तरफ संघ हिंदुत्व की धारणा को सही तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि सलमान खुर्शीद, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ओवैसी जैसे लोग हिंदुत्व की अवधारणा को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अगर इसका काउंटर नहीं किया गया तो इसका असर निगेटिव हो सकता है। इसीलिए मोहन भागवत जहां जा रहे हैं, हिंदुओं के हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ग्वालियर में उन्होंने इजराइल का जिक्र किया और एक कहानी सुनाई, इसे सुनिए। इससे इस बात का पता चलेगा कि संघ प्रमुख क्यों धर्म और राष्ट्र का एक साथ जिक्र कर रहे हैं। इस्राएल के लोगों को एक बार कहा गया, जब इस्राएल बनना था, बनने के लिए उनके प्रयास चल रहे थे, तो ब्रिटिश सत्ता ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा कि हमारा अधिकार है मध्य पूर्व पर, और हमको ये दिखाई देता है कि आप वहां जाएंगे तो बड़ा संघर्ष होगा, खून की नदियां बहेगी, तो हम आपको, हमारा अफ्रीका पर भी अधिकार चलता है, हमारे साम्राज्य पर तो सूर्यास्त नहीं होता है।
तो हम जितनी अपनी कल्पना है इसराइल की लंबाई चौड़ाई की, उतने ही क्षेत्रफल का अफ्रीका का प्रदेश आपको दे देते हैं। सागर किनारे को लगकर जो है वो भी दे देते हैं। इसराइल तो रेगिस्तान है, अफ्रीका की कुंवारी भूमि है, बहुत दिनों से वहां किसी ने कोई खेती वेती की नहीं, तो बहुत उपजाऊ भूमि है। तो अच्छी भूमि, पर्याप्त भूमि, आपने जो बताया उससे अधिक भूमि, और पुराने इसराइल के पास सागर किनारा वगैरह था, वो भी सब हम आपको दूसरी जगह देते हैं। आप वहां जाके करो तो यहां झगड़ा टल जाएगा, संवार टल जाएगा, हिंसा नहीं होगी। इसराइल के लोगों ने कहा कि मातृभूमि नहीं बदलती, उस भूमि के साथ हम जुड़े हैं। अब यहूदी व्यक्ति को इसराइल से अलग किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। सारा का सारा उनका सांस्कृतिक इतिहास इसराइल की भूमि में हुआ है। वैसे भारत में भी सारा का सारा अपना सांस्कृतिक इतिहास इस भारत से जुड़ा है, और इसराइल में यह संयोग हो सकता है कि उस भूमि पर यह सारा हुआ, हमारे यहां इस भूमि पर यह सारा हुआ, यह संयोग नहीं है, इस भूमि के कारण यहां पर सारा हुआ। हमारा स्व क्या है? हम हिंदू हैं, ये हिंदुस्तान है, यहां परंपरा से हिंदू लोग रहते आए हैं। जिस जिस बात को हिंदू कहते, उन सारी बातों का विकास इस भूमि में हुआ है, और वो विशिष्ट है, सारी दुनिया में एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है। हिंदू से हिंदुस्तान के संदेश का मतलब बहुत बड़ा है। संघ प्रमुख अगर ये बातें इस वक्त कर रहे हैं तो मैसेज उन वोटरों तक पहुंचा रहे हैं जो धर्म और देश की घुट्टी पीते हैं और उसके नाम पर वोट करते हैं। भारत तो प्रकृति ने बनाया है, भगवान का वरद हस्त है, वो अपना काम करते रहता है। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। हमारा अस्तित्व दो के कारण है, नाम के हम हिंदू रहे तो क्या फायदा है। हमारा एक स्व है, अध्यात्म के आधार पर एकांत में साधना, लोकांत में परोपकार, शक्ति के आधार पर सर्वत्र सुरक्षित रहना और किसी को हानि नहीं पहुंचाना, सबको उन्नत बनाना, ये जीवन करने वाले, यापन करने वाले हम हिंदू है। वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम टिकेंगे ही नहीं। हम दूसरा कुछ नहीं हो सकते, हमको यही होना पड़ेगा। हम जो हम हैं वैसे उन्नत होंगे तो ही उन्नति है, नहीं तो सर्कस में हाथी भी फुटबॉल खेलता है, उसको कहीं गोल्ड मेडल नहीं मिलता। हाँ, टिकट निकाल के तमाशा देखने हम लोग जाते हैं, लेकिन हाथी की उन्नति उसको नहीं कहते। बंदर साइकिल चलाते, वो उन्नति नहीं है भैया। शेर बकरी के साथ भोजन करता है, उन्नति नहीं है। शेर तो जंगल में शेर है, सर्कस में शेर नहीं है। से हिंदू को भी हिंदू भाव से चलना पड़ेगा, और हिंदू भाव से चलना है तो भारत को एकात्म अखंड सुरक्षित रखना ही पड़ेगा। और इसलिए जब हम कहते हैं कि स्वदेश, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन दोनों बात को ध्यान रखा इसलिए हम रहे। मोहम्मद इकबाल को भी एक जमाने में कहना ही पड़ा था ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। वो हस्ती क्या है? वो हस्ती यही है, स्व और देश। आतंकियों के खिलाफ अभियान के लिए अब ट्रेन डॉग कमांडोज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन आर्मी ने यह वीडियो पोस्ट किया है। बेल्जियन नस्ल का ये डॉग कमांडो है। नस्ल के डॉग बेहद ही तेज, मजबूत और होशियार भी होते हैं। बेल्जियन नस्ल के इन डॉग कमांडोज को ट्रेन करने का ये वीडियो आपके सामने। सुरक्षा वजहों से लोकेशन को गुप्त रखा गया है, लेकिन ये वीडियो आतंकियों के होश उड़ाने वाला है। काउंटर टेररिज्म यूनिट को बेल्जियन नस्ल के इन डॉग कमांडोज मिले हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन में इन डॉग कमांडोज का इस्तेमाल किया जाएगा।
जो बाइडेन या शी जिनपिंग, चीन उधार देता है लेकिन अमेरिका के बिना पाकिस्तान नहीं चल सकता। इसी कश्मकश में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उलझे हुए हैं। चीन के खिलाफ पाकिस्तान में सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है क्योंकि चीन अब पाकिस्तान में कानून चला रहा है और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी है। इस वक्त इस्लामाबाद से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान में जबरदस्त टेंशन है। ये सरजमीन यहाँ के माहीगीरों का है, किसी के बाप का नहीं है। ग्वादर पोर्ट किसके लिए? हम अगर हमारा ग्वादर पोर्ट नहीं है, हमारे बेइज्जती के लिए बना है, हमारी तौहीन के लिए बना है, ऐसे ग्वादर पोर्ट को 1 करोड़ मर्तबा लानत भेजता है। कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मेरे बाप के घर से आ रहे हो, फिर घर जा रहे हो? क्या लगा रखा है? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। हम जो भी करें तुम्हें हक नहीं है, हमें तुम हमारे गुलाम हो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। जहां तक नजर जाएगी वहां हजारों लोगों का हुजूम नजर आएगा। ये इमरान खान के खिलाफ, जनरल बाजवा के खिलाफ, चीन के खिलाफ ग्वादर का आक्रोश है। बलूचिस्तान इस वक्त गुस्से की आग में धधक रहा है। जमीन किसी के बाप का नहीं है। जितनी मोहब्बत इमरान खान को चीन से है, उससे कहीं ज्यादा नफरत चीन से बलूचिस्तान को हो गई है। ग्वादर पोर्ट को 1 करोड़ मर्तबा लानत भेजता है। अब पाकिस्तान में सीधे बलोच वर्सेस चीन हो गया है। अब की बार आर या पार की जंग का ऐलान। गवादर के लोग गवादर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गवादर के लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो अपने बेसिक लेजिटिमेट राइट्स के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और उनकी जो डिमांड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये भी बता दूं कि उनका ये प्रोटेस्ट बेसिक राइट्स के लिए तो है ही, जिंदगी की बेसिक नेसेसिटीज के लिए तो है ही जो उनकी डिमांड्स हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट अब एंटी चाइना प्रोटेस्ट भी बन चुका है। इसकी वजह यह है कि गवादर में हम जानते हैं कि बड़ी तादाद चीनियों की भी रहती है। ऐसे चाइनीज सिटीजन्स जो कि पाकिस्तान में सी पैक से जुड़े हुए हैं, वहां पर काम करते हैं, उनकी बड़ी तादाद गवादर में रहती है। उनको तमाम फैसिलिटीज दी गई हैं और काफी सिक्योरिटी भी हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े 1971 से पहले ही हो चुके हैं। अब पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर पहुंच रहा है। इस बार भी वजह खुद पाकिस्तान ही है, जिसने बलूचिस्तान चीन को बेच दिया है। ग्वादर में अब चीन की हुकूमत चलने लगी है। वहां भी जनता का हक चीन को दे दिया गया है। चीन सरेआम बलूचिस्तान को लूट रहा है और इमरान खान सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। चीन जो है बलूचिस्तान को लूट रहा है, आप साथ मिले हुए उसको, पूरे बलूचिस्तान को खा रहे। ग्वादर में भी राइट वाइट हुआ है और ये मैं क्लियर कह रहा हूं, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक पूरी दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट था इस्लामिक स्टेट का, ये जिंदा रहेगा। जब तक पाकिस्तान है इट विल, ये ऐसा नासूर है, ये हर जगह फैलाएगा। यानी अरब मुसलमान 20 मुल्क हो सकते हैं, एक जबान, एक मजहब, एक कल्चर जी। आपके यहाँ 5 कौमतियों को मिला के एक उर्दू के मसाले के डिब्बे के अंदर बंद के ना कि ये बना के अब हम मार्केट में बेचेंगे। बताइए, पठान को हंस रहे हैं कि वो उर्दू नहीं बोल पाता, पंजाबी जो उर्दू बोलता है उस पर बाकी सब लोगों को हंसी आ जाती है। सिंधियों को बोल दिया तुम्हारी जबानी काफिरों की है, बलोच का खैर बलोच तो जिंदा क्यों है, इस पे पंजाबी कहते हैं कि भाई तू हटता क्यों नहीं, हमने चीन को बेचना ही सारा माल। बलोचिस्तान में जहां बुर्का था नहीं वहां पहना दिया गया, क्योंकि उर्दू बोलने वालों को समझाया जाता है कल्चरली एडवांस। तो बलोचों ने भी अपनी बीवियों का यार ये क्या मुसीबत आ गई है, ये तो सिविलाइज लोग तो बुर्का पहनते हैं, तो वो सफेद बुर्का बलूचिस्तान में आया। आपने कराची को कैपिटल बनाया और सिंधी जबान पे पाबंदी लगा दी। पहले पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन को दे दिया, फिर उनकी जमीन भी चीन को बेच दी। ग्वादर में अब ये हाल हो गया है कि बलोच जनता कम और चाइनीज लोग ज्यादा नजर आते हैं। आज ग्वादर चाइना और पंजाबी की सबसे बड़ी कॉलोनी है बलूचिस्तान में। और ग्वादर की लोकल पॉपुलेशन जो है वो टोटली राइट से महरूम है। वहाँ पे बड़ी बड़ी रेसिडेंशियल कॉलोनियाँ बनाई गई हैं जिसमें खाली चाइनीज, पंजाबी या पंजाबियों के
एजेंट बिजनेसमैन वहाँ पे बंगले लेके रह रहे हैं और वो यूरोपियन स्टाइल की कॉलोनीज बनाई गई हैं जहाँ पे वो मज़े से रह रहे हैं, लेकिन लोकल बलोच मकरानी पीपल किस तकलीफ से गुजर रहे हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बिल्कुल उनको कोई राइट्स नहीं है। और इतने से ग्वादर में ये रैली निकली है जिसमें हज़ारों लोग हैं और ये हज़ारों लोग अपने हुकूक के लिए निकले हैं। पाकिस्तान भी गजब का मुल्क है, वहाँ की आवाम पर चीन सरेआम अत्याचार कर रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। कश्मीर की आवाज बनने का दावा करने वाले इमरान खान एकदम खामोश हैं। चीन के वीगर मुसलमानों के खिलाफ वो पहले ही कुछ नहीं बोल पाते थे, मगर इस बार अपनी जनता के हक में उनका मुंह नहीं खुल रहा। इसकी वजह चीन की भीख है। पाकिस्तान पर चीन का $4.5 बिलियन का कर्ज है। पिछले 11 महीनों के दौरान चीन 1213 करोड़ डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को दे चुका है। पाकिस्तान चीन के लोन और उसके ब्याज के चक्रव्यूह में फंसा है। इमरान खान को जिनपिंग की हर बात को सिर झुकाकर कबूल करनी पड़ती है, चाहे वो बलूचिस्तान पर चीन की गुंडागर्दी क्यों ना हो। और अब इमरान खान की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इमरान खान बार बार जो बाइडेन की नाराजगी का जिक्र करते हैं, लेकिन अब इमरान खान को दुनिया को ओपन मंच से बताना होगा कि वो चीन के गुलाम बने रहेंगे या अमेरिका के साथ नई शुरुआत करेंगे। मैं बात करूंगा उस दावतनामे के बारे में जो पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है, वो हड्डी जिसको ना निगला जा सकता है ना उगला जा सकता है। अगर इस दावतनामे को कबूल कर लिया गया तो फिर शायद चीन के साथ दूरियां पैदा होने का आगाज हो जाएगा, और अगर इस दावतनामे को पाकिस्तान ठुकरा देता है, रद्द कर देता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो ऑलरेडी बहुत दिगरगू हैं, बहुत ही खराब चल रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, इनमें बेहतरी की अगर कोई आखिरी उम्मीद भी बाकी है तो वो खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सामने लगभग 3.5 साल से वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर विराजमान है। उनके लिए सबसे टफ, सबसे मुश्किल फॉरेन पॉलिसी डिसीजन है जो उन्होंने लेना है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि पहले पाकिस्तान अमेरिका का खास बना, अमेरिका से लाखों करोड़ों डॉलर झटके। जब चीन ने डॉलर दिखाए तो पाकिस्तान उसके खेमे में जा बैठा, लेकिन अब चीन ने भी लोन देने से पाकिस्तान को इनकार कर दिया और अब अमेरिका ने पाकिस्तान को माफी मांगने का आखिरी मौका दिया है। अमेरिका ने शायद एक मौका दिया है पाकिस्तान को कि वो जो ताल्लुकात हैं उनको अमेरिका के साथ रिपेयर कर ले। देखें, इसमें ये चीज समझने की जरूरत है कि अमेरिका की जो हुकूमत है उसने एक समिट बुलाई है डेमोक्रेसी के ऊपर, और समिट ऑन डेमोक्रेसी 9-10 जो बुलाई गई है 9-10 दिसंबर को। अमेरिका ने जो लिस्ट बनाई है वो थोड़ी सी, जारी बात है, अजीब सी भी है, क्योंकि उसमें टर्की को इग्नोर कर दिया गया है। टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर भी है, लेकिन पाकिस्तान को बुला के शायद, और इमरान खान साहब को बुला के शायद एक चांस दिया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो ये समझता है क्योंकि पाकिस्तान चाइना के बड़े फोल्ड में चला गया है, तो कैसे रोका जाए, पाकिस्तान को कैसे रोका जाए और पाकिस्तान को कैसे इंगेज किया जाए दोबारा। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब से आज तक उन्होंने इमरान खान से एक बार भी बात नहीं की। इमरान खान ने कई बार बाइडेन से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको नाकामी ही मिली। इस बीच पाकिस्तान में अजीबोगरीब कमेंट्री चल रही है। पाकिस्तान के पत्रकार दावा कर रहे हैं अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान करने वाला है और पाकिस्तान को तय करना है वो अमेरिका के साथ रहेगा या चीन की तरफ खड़ा होगा। खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिकी ग्रुप और चाइनीज ग्रुप, क्लियर डिवाइड आ चुकी है। पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है, किसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि उसने मुस्तकिल अमेरिका के साथ चलना है या मुस्तकिल चाइना के साथ चलना है, यानी कोई बीच का रास्ता नहीं बचा फिलहाल अभी की जो सूरत हाल है। यानी ये जो वक्त है ये पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए सबसे मुश्किल वक्त है कि जब डिसाइड करना है कि आप सिर्फ एक चूज करें, कोई दूसरे वाला ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि चले चाइना के साथ भी ताल्लुक बना के रखते हैं,
चले अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बना के रखते हैं। सिर्फ एक चूज करना है, क्योंकि जो बाइडेन बहुत जल्द तीसरी आलमी जंग का ऐलान करने जा रहे हैं। इमरान खान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोआन के साथ नया ग्रुप बनाने की प्लानिंग की थी, जिसमें मलेशिया को भी जोड़ने का दावा था और इस ग्रुप में पैसा चीन लगा था। लेकिन बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले एर्दोआन के साथ जो हुआ है, उसने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, ये तीन मुल्क जो हैं ये इस वक्त हिटलिस्ट पर हैं, FATF की भी और आलमी ताकतों की भी। और इस सब के अंदर अब अगला हदफ जो है, ईरान की करेंसी तबाह हो चुकी, तुर्की की करेंसी जो है उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला हो चुका। अब अगला हदफ बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी रुपया होने वाला। इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, उसके लिए भी ख़तरे की घंटी है। और जाहिर बात है पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ, मुआशी पाबंदियाँ, एब्सोल्युटली नॉट कहने की सज़ाएँ, FATF के अंदर रखना, ये तमाम तर चीज़ें। और रीसेंट डॉलर का जो हाइक है, और ये अगर यकीन माने सऊदी अरब अगर वो $3 बिलियन का सॉफ्ट लोन जो है वो अनाउंस ना करता और डेफर्ड पेमेंट्स ऑयल की ना होती, तो इस सब के अंदर ये डॉलर इस वक्त इसे वो पर लग चुके होते कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और यही सूरत हाल है कि इस वक्त ख़तरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, जो इमरान खान के लिए पाकिस्तानी जनता की राय है, उसको देखने के बाद इमरान खान की इतनी हिम्मत तो नहीं होगी कि वो एर्दोआन जैसा अपना हाल करवाए। जिस जालिम हुक्मरान है, कई चीनी माफिया हैं, कई दालें माफिया, हमारे बंधे हुए हाथों की तरफ देख लो, हमारे बच्चों को ना मारो। कौम को तुमने बंदर समझा हुआ है कि डुगडुगी बजाओ और कौम नाचना शुरू कर दे। क्या पाकिस्तान में कीड़े मकोड़े रहते हैं? हम सबको जहर का टीका लगवा के मरवा दें, ताकि यहाँ पे ना कोई महंगाई के खिलाफ बोलने वाला रहे। चीका निकल गई साडियां। इमरान साहब महंगाई वाल ध्यान दिओ, साडी जान ते बवाल बन गया सी ते जीना साडा मुश्किल हो गया। 90% आवाम ਜਿਹੜੀ गरीब गुरबा आवाम है ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਿਰਵੀ ਰਹਾਤੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਪੈਸਾ नहीं ਹੁੰਦੇ। वही कर ला के पछता तो रहे हम कि कितनी गलती हुई है हमारी। मजदूर तो नीचे का नीचे ही जा रहा है। खान साहब हमारी जान छोड़ दें, अन्ना खराब करके रख दिए। पाकिस्तान में महंगाई का ग्राफ हर रोज तेजी से भाग रहा है। पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई भी सामान विदेश से या कैश में खरीद सके, और उसकी इमेज ऐसी है कि कोई उधार देता नहीं। ऐसे में इमरान खान अब IMF का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन ये मदद पाकिस्तानी जनता के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। हमने IMF के साथ ये जो $1 अरब का फंदा, फांसी का फंदा पूरे मुल्क की गर्दन पे लगा दी है, तो ये क्या है, इसकी शराइत क्या है, ये कैसे ख़त्म होगा, कितने और टैक्सेस लगेंगे, कितनी और गुर्बत बढ़ेगी। देखें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर जो कह रहा है, जो बात ये कि 36,000 रुपये 2008 में हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था, फिर यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है तो वो 36 से 86,000 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा हो गया। और फिर उसके बाद वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो 88,000 से 1,40,000 हो गया, और इस वक्त वो 1,40,000 से 2,17,000 हो गया है फीकस हर पाकिस्तानी पे। 1,40,000 से 2 लाख। तो ये जो कर्जा हम लेते जा रहे हैं, ये कर्जा हम और लेते जाएंगे, फिर उससे कर्जा उतरता जाएगा, फिर लोगों पे टैक्स लगाते जाएंगे। और एक मिनी बजट जो है, किस हद तक लोग इस वक्त तैयार हैं इस बात के लिए कि उनके ऊपर 300 साढ़े 300 अरब रुपए का, जितने अरब रुपए का वहां पे कमिट किया है हमने के टैक्स लगाने हैं, उससे अवाम को आगाह कर दिया जाए। लोगों में हिम्मत नहीं है मजीद टैक्स। इमरान खान बहुत बुरा फंस गए हैं। अमेरिका और चीन में किसी एक को चुनना है। भूखी जनता को खाना दें या फिर मदीना की रियासत का ख्वाब बेचें। इमरान खान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।